बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, हुकूमत इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के गिर्द अपना घेरा तंग करने का इरादा जाहिर कर चुकी है। एक तरफ इमरान खान साहब को नाअहल करने के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस हो। दूसरी जानिब हुकूमत की गुफ्तगू से कहीं ना कहीं ये भी मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक सियासी जमात की हैसियत से भी पाबंदी लगाने पर गौर व खोज हो रहा है। अगरचे इसमें डिवाइड है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों से परेशान है? फॉरेन फंडिंग केस के जो हकाइक सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कैसे डिफेंड करती है, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त सारी की सारी जो सियासत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉरेन फंडिंग केस के इर्द गिर्द घूम रही है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी एक ऑप्शन जो हुकूमत ले रही है, इसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं हुकूमत के लिए और आपकी जमात के लिए? जी, ये बिल्कुल एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाए और गैर जमहूरी निज़ाम आ जाए पाकिस्तान में, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा। बिल्कुल बच्चों वाली बात है जी। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में फैली हुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है, उसको आप जाके बैन कर देंगे और आपके ख्याल में जमहूरियत चलती रहेगी? या नहीं होने वाला। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने जो फैक्ट्स सामने रखे हैं, उसमें जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, उसकी बुनियाद पे हमने देखा था कि नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल हुए हैं। तो क्या इमरान खान साहब की नाअहली के लिए वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई परेशानी है? क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट ये दावा करते हैं कि बहुत परेशानी है और बड़ा सीरियस इसको कंसिडर किया जा रहा है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। और थोड़ा सा मैं तफसील में समझा देता हूँ मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। जब आप अपने ज़ाती असासों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो एक एफिडेविट की शक्ल में दी जाती है। आपने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ छुपाया हो तो उसका भी बराह रास्त आप पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो एक जुर्म है। इसी तरीके से जब इलेक्शन के गोशवारे शामिल कराए जाते हैं, तो उस वक़्त आप अपने असासों का ज़िक्र करते हैं। उसमें अगर कोई गलती निकले और कोई बात गलत निकले, तो वो आपने बयान हल्फ़ी दिया हुआ होता है कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये सच है, क्योंकि वो आपके असासे हैं। जो इलेक्शन कमीशन जिन चीज़ों की बात कर रहा है, इमरान खान के जिस दस्तखत की बात कर रहा है, वो एफिडेविट है ही नहीं, वो बयान हल्फी है ही नहीं। वो एक सर्टिफिकेशन है जिसका मेयार बिल्कुल कानून के अंदर मुख्तलिफ है। और वो इसलिए है कि इमरान खान अपनी ज़ाती असासों की सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे। वो एक पूरे पाकिस्तान में फैली हुई पार्टी के जो असासे हैं, जो अखराजात है, जो आमदनी है, जो उनकी एक मैनेजमेंट टीम तैयार करती है। और वो मैनेजमेंट टीम की जो रिपोर्ट है वो रखी जाती है ऑडिटर्स के साथ। फिर एक ड्राफ्ट ऑडिटर रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट के बाद जो है चेयरमैन जाके उसको साइन करते हैं। तो इस ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है और इसका कानून के अंदर इसका मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मेयार होगा अगर एक सर्टिफिकेट गलत? ज़ाहिर है आप खुद बहुत आला सरकारी ओहदों पे रहे हैं, उससे पहले भी आपने ज़िंदगी में बहुत सारी इदारे क्योंकि आपने चलाए हैं। तो अगर कोई सर्टिफिकेट गलत चला जाता, उसके ऊपर सिग्नेचर हैं एक पार्टी हेड के, तो वो क्या अखलाकी तौर पे उसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे या कानूनी तौर पे उसको जस्टिफाई कर सकेंगे? दोनों तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। अखलाकी तौर पे तो इससे जस्टिफाइड है कि उसके ऊपर दस्तखत हुए हुए जो होते हैं, वो जो फॉर्म होता है। मैंने उस दिन इलेक्शन कमीशन सॉरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बताया था कि उस फॉर्म मैंने बाकायदा दिखाया था टेलीविजन पे। उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, यानी जो मेरे पास बेहतरीन मालूमात है उसकी बुनियाद पे मैं ये दस्तखत कर रहा हूँ। वो कहते ही नहीं है कि मैं गारंटी कर रहा हूँ या मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि ये 100% दुरुस्त है। तो जो उनके सामने, जिस तरह मैंने अपने आपको प्रोसेस बताया कि अगर मैनेजमेंट ने उनके सामने कोई और रिपोर्ट रखी थी और चेयरमैन ने बदल दी, तो फिर तो चेयरमैन उसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ उनके पास आई है और उसमें बाद में कोई गलती साबित होती है, तो इसमें चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी बनती है? ना अखलाकी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, किसी तरीके से भी नहीं बनती ना। लेकिन अगर हम मैं क्योंकि चाह रही थी कि हम लेटेस्ट न्यूज़ से फिर वापस इस पूरे केस की तरफ जाएं। अगर फॉरेन फंडिंग में जो बाकी
फैक्ट सामने आए हैं, जो गैर मुल्की कंपनियों से पैसों की बात है, चाहे वो $50 हैं, चाहे वो $100 हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही अखलाकी मेयार ये रखा था कि ₹1 की चोरी भी नहीं होनी चाहिए, और वो रियासत मदीना की बात भी करते थे। तो इतने सालों से ये केस पेंडिंग था, इतने सालों से इस पर बात हो रही थी, आप इसको रोकते क्यों रहे, पहले तो ये बताइए। जो केस रोका गया था शुरू में जी, वो बिल्कुल शुरू के साल थे, केस को चलते हुए भी 4 साल हो चुके हैं। वो इसलिए रोका गया था कि जो नेक्सस ही नहीं था जो केस लेकर आ रहे थे। उसके बाद से तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाज़ेह दो टोक ऑर्डर था, और उन्होंने हिदायत दी इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम सियासी पार्टियों को बराबर ट्रीट करेंगे, और उस दिन से तहरीक इंसाफ वेलकम करती रही है, बिल्कुल करें, जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, सबकी करें, सबकी इन्वेस्टिगेशन करें। जब आपके सामने दूसरी पार्टीज के अकाउंट रखे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां $50 के मसाइल हैं या 5-5 करोड़ रुपए के मसाइल हैं। लेकिन इन ₹50 पे आ जाए कि ₹50 की भी गलती नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आपने कहा कि चोरी नहीं होनी चाहिए, इसमें चोरी कैसे आ गई? अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि एक फॉरेन नेशनल ने पैसा दिया था, तो चोरी कहां से आ गई? पहली बात तो आप जो लफ्ज इस्तेमाल करिए वो लफ्ज ही गलत इस्तेमाल करिए। दूसरे, मैं ये भी तस्दीक कर दूं, आपने कहा कि वो रियासत मदीना की बात करते थे, वो थे नहीं, वो बात करते हैं, आज भी करते हैं। तो अगर गैर मुल्की ने दिया, और जाहिर है हम किसी एक आम आदमी की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म की बात कर रहे हैं, और जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी आपकी, इतने सूबों में आपकी हुकूमत है, तो एक उनको बाद में तो ये पता चल गया, अगर उनको पहले नहीं पता था कि फॉरेन नेशनल से पैसे नहीं लेने। हामिद मीर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक जगह ये क्लेम किया है कि आरिफ नकवी के हवाले से उनके इंटरव्यू में कुछ था और आपकी हुकूमत वो इंटरव्यू ऑन एयर होने से रुकवाया गया। अच्छा, हामिद मीर साहब तो पता नहीं क्या क्या क्लेम करते रहते हैं। हामिद मीर ने आपने 2-3 बातें एक ही सवाल के अंदर कह दी, तो अभी तो मैं पहले वाले जवाब पे नहीं आया था, लेकिन चले आपने हामिद मीर की बात की, उन्होंने तो ये भी कहा कि रुमीता शेती जो है वो इंडियन नेशनल है और उन्होंने पैसा दिया था। वो झूठ तो सामने आ गया ना, क्योंकि उनके रुमीता शेट्टी जो है वो पहले इंडियन नेशनल नहीं है, वो यूएस नेशनल है। उनके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तानी है, नासिर अजीज। नासिर अजीज कह रहा है कि ये डोनेशन मैंने दी थी। वो जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड एंड वाइफ का ऑपरेट होता है, पैसा नासिर अजीज ने भी जो पेमेंट करनी होती है वो भी उसी अकाउंट से जाता है, जो रुमीता शेट्टी ने करनी होती है वो भी उसी अकाउंट से जाता है। तो ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी ट्वीट किया गया था आज से 2 या 3 दिन पहले, और वो झूठ साबित हुआ। बट आपके मैं सवाल पे वापस आ रहा हूँ, अभी तक तो ये हो रहा है कि जो लोग जिनको आपने कहा या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो फॉरेन नेशनल थे, वो तो पाकिस्तानी साबित हो रहे हैं। एक एक के बाद दूसरा जो है वो अपना बयान आके दे रहा है, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे बैठे हुए जैन टेक्सटाइल के को इन्होंने बना दिया फॉरेन कंपनी, वो फैसलाबाद बैठी हुई है यहाँ लेकिन पे। असद साहब ये 10 लोग होंगे, सारी वीडियोस जो अब तक सामने आई हैं, और जिन कंपनी, ये 10 से 12 लोग हैं। वो जो लोग जिनके वहां पे नाम दिए गए वो तो 13 या 14 की तो टोटल फहरिस्त है, जिन्होंने वो टेबल के नीचे नाम दिया हुआ है। वो हैं कितने? वो कोई नाम को हजारों में लाखों में तो नहीं है। अब आ जाए इसके ऊपर कि इमरान खान की इसकी दयानत से क्या ताल्लुक है। अच्छा, अभी आपको मैं कानून जरा सा सिखाऊं ना थोड़ा सा, कानून क्या कहता है। आप ये सवाल, जाहिर है चोरी तो नहीं हुई, इमरान खान कोई $50 लेके चोरी करके तो नहीं किसी के भाग गए, राइट? ये पाकिस्तान के एक वो रियासत के सरबराह नहीं थे और उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा नहीं चोरी किया, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। अब सिर्फ सवाल ये है कि क्या ये कानून के मुताबिक है या नहीं है, जरा इसको चेक कर लेते हैं। वो जो टोटल अमाउंट्स दी हुई है वो हजारों डॉलर बनते हैं, जो इंडिविजुअल्स जो कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। मैं बड़ी कंपनी को छोड़ देता हूं, मैं भी उस पर बाद में आता हूं। कानून ये कहता है कि फॉरेन नेशनल से पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी रिसीव नहीं कर सकती। ये अल्फाज वहां पे लिखे हुए हैं, पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाहती हैं इलेक्शन के कानून के अंदर, कि वो पैसा लिया नहीं जा सकता सियासी पार्टी को। वहां पर अमेरिका का कानून, बरतानिया, यूके का, कनाडा का कानून कहता है कि आपने एक रजिस्टर्ड कंपनी बनानी है जिसमें इनफरादी लोगों से डोनेशन आएगी, लेकिन वो सारी इनफरादी डोनेशन उस कंपनी के अंदर जमा होगी और वहां से पैसा पाकिस्तान भेजा जाएगा और उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग की जाएगी। अमेरिका में फारा को रिपोर्टिंग होती है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती है, साल में 2 दफा होती है। वो जो काम करते हैं उसके लिए उनको वहां पे भी कुछ अखराजात की जरूरत होती है। तो वो पैसा, और वो पीटीआई नहीं है, वो एक वहां की रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके अखराजात अगर आप उन सालों के देखेंगे तो वो उससे कहीं ज्यादा हैं जो अमाउंट यहाँ पे दी हुई है। यानी वो पैसा अगर किसी फॉरेन नेशनल का था भी, ये जो
फैसलाबाद वाली को भी बना दिया आपने, वो लंदन में बैठी पाकिस्तानी खातून उनको भी बना दिया, नासिर अजीज को भी फॉरेनर बना दिया। इनके सारे को पैसे जोड़ लें, ये उससे बहुत कम है जो इखराजात पीटीआई एलएलसी ने वहां पे किए। यानी वो पैसा तो वहीं पे आया और वहीं पे इस्तेमाल हो गया, वो तो पाकिस्तान कभी आया ही नहीं, वो तो पीटीआई के पास कभी आया ही नहीं पैसा। तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं है। अब उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। मेरे समझने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इस वक्त आपकी जमात के ऊपर बहुत सारी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है उस पर, क्योंकि आपका मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। एक तोशाखाना के हवाले से भी रेफरेंस है, लेकिन उस पर जाने से पहले जो वुटन कहाँ क्या भाई थी वो रेफरेंस किधर गायब हो गया? शुरू में बड़ा मैंने उसको शोर सुना था, उसके बाद कुछ रेफरेंस की बात नहीं हम सुनाई दे रहे। शायद इसलिए नहीं सुनाई दे रही कि तोशाखाना के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मियां नवाज शरीफ ने भी गाड़ियां ली हुई हैं, आसिफ अली जरदारी ने भी गाड़ियां दी आप हुई ये हैं। कंपैरिजन असद साहब क्यों करते हैं? इमरान खान साहब तो तब्दीली के लिए आए थे ना, वो तो कह रहे मैं मुख्तलिफ हूँ इनसे, वो तो पहले ही हम जी बात पूरी करने दें। मुझे पता है कि आपकी शदीद इस वक्त ख्वाहिश हो रही है कि साबित किया जाए कि इमरान खान जो है सादे कमीनी है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सवाल को मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा, मेरे जवाब को मुझे देने देना, मुझे मुकम्मल करने दे। जी जी, मैं कह रहा हूं इसलिए शायद उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी कि उन्होंने कहा कि इसने भी कोई चोरी चिकारी की होगी। जब आके रिकॉर्ड खोला बड़ा शोर मचा दिया, जब शोर मचा दिया रिकॉर्ड खोला तो पता चला कि तोशाखाना में जो गिफ्ट आता था, जो पहले कहते थे कि 20% के बाद आप अपना पैसा दे के उसकी वैल्यू की कीमत के 20% दें और आप रख सकते हैं, कानूनी तौर पे रख सकते हैं। इमरान खान ने कानून चेंज करके कर दिया 50% देना पड़ेगा, यानी 2.5 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद इमरान खान ने उससे जो सेल की वो अपने रिटर्न के अंदर शो की, बैंक स्टेटमेंट में दिखाई, उसके ऊपर टैक्स अदा किया। जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ गई, अब आपको फर्क पता चला कि क्या फर्क है। मैं यार वो वाला नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी चोरी की, उन्होंने भी चोरी की, उन्होंने चोरी की और इमरान खान ने चोरी नहीं की। अच्छा, मैं तोशाखाना पे असल में बाद में आना चाह रही थी। जो आरिफ नकवी का केस है और शेख निहान का जो नाम है, कुछ उस पर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि छोटी अमाउंट्स के ऊपर तो जाहिर है एक और तरह का है, वो आप कह भी रहे हैं कि वहाँ पे इतने अखराजात हुए होंगे, लेकिन जो इतनी बड़ी रकम अबू धाबी के वज़ीर ने जो दी है, वो क्या फॉरेन इंटरफेरेंस और उस चीज़ में नहीं आएगी? अबू धाबी के वजीर ने जो पैसा दिया है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। पढ़ तो लें, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ तो ले उसको। वो उन्होंने दिया है अबराज को, ठीक है जी। अबराज एक इवेंट करवा रहा था, उस इवेंट के ऊपर एक से ज्यादा चैरिटीज के लिए पैसा रेज किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने बड़ी तफसील से अलग तफसील दी कि इमरान खान का जो लेक्चर था उसमें कितनी डोनेशन आई या उसके लिए जो पैसा चार्ज किया गया वो कितना पैसा जमा हुआ, वो उन्होंने अलग तफसील दी। फिर उसके बाद जो है अबू धाबी में या दुबई में यूएई के अंदर एक दूसरा डिनर हुआ, उसमें भी पैसा इकट्ठा किया गया। ये दोनों जो पैसे इकट्ठे किए गए, और ये आरिफ नकवी इंग्लैंड में भी जमा करा चुके हैं स्टेटमेंट और इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा चुके हैं, वो तमाम पैसा पाकिस्तानी नेशनल्स ने दिया। जिस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जो इवेंट हो रहा था इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर एक से ज्यादा वजह से पैसा रेज किया जा रहा था, उसमें किसी और वजह के लिए मुबारक अल नाहियान ने पैसा दिया। मुबारक अल नाहियान ने पीटीआई को पैसा नहीं दिया। वो जो लंदन से पैसा आया उस इवेंट से, वो $4.5 लाख या पाउंड, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा करेंसी कौन सी थी, वो पैसा पाकिस्तानी नेशनल्स ने दिया और उनकी बाकायदा पूरी फहरिस्त मौजूद है। सही। तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की अगर मैं बात कर लूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इस पे बहस और तरह की हुई, और उसके फ़ौरन बाद, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी, लेकिन फैसला पहले एक्सपेक्टेड था कि आ रहा है। आप लोगों ने उनको कोई नोटिस भेजा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो उनकी स्टोरी में है वो सारा कुछ गलत है। उनकी स्टोरी में तो यही है कि शेख निहान ने अबराज को पैसे दिए, अबराज से वो पैसे पीटीआई में आए, विच इज़ नॉट लीगल एज पर द लॉ। देखें, उन्होंने इल्जाम लगाया है अबराज के ऊपर, पीटीआई के ऊपर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि अबराज को पैसे दिए, मैं भी कह रहा हूं उन्होंने अबराज को पैसे दिए, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं दिए। अबराज के आरिफ नकवी ये कह रहे हैं और इन राइटिंग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कह रहे हैं और इंग्लैंड की अथॉरिटीज को भी कह रहे हैं कि जो पैसा हमने पीटीआई को भिजवाया उसमें वो तमाम पैसा पाकिस्तानियों का था। तो इल्जाम तो अबराज उन पे लग रहा है, आरिफ नकवी पे। मैं किस बात के ऊपर उसको नोटिस सर्व करूंगा?
कि उसने आरिफ नकवी को क्यों किया है। आरिफ नकवी अपने आप को खुद डिफेंड करेगा। इमरान वो खान के कोई तरीके इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके ख्याल में इन सारी बातों से? इमेज पे फर्क पड़ना, इमेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। अगर किसी को शक है ना कोई इमेज के ऊपर, ये इनसे बोले ना, ये लाडले जो आजकल बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, इम्पोर्टेड हुकूमत वाले, इनसे बोले करें, आए इलेक्शन में आए, जरूर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इमरान खान के बारे में, इमरान खान का तो इमेज तबाह बर्बाद हो गया होगा अभी तो, अब तो कोई बची ही नहीं होगी बेचारे की सियासत। आए जरा मैदान में, आए ना इलेक्शन में, जरा लग पता जाए कि किसका इमेज कहाँ पे खड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद आएंगे जी, और गुफ्तगू कुछ जो सियासी इस वक्त चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक कहेंगे जी। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, जो मामला है जिस पे बहुत ज़्यादा सियासी जमातें बोल रही हैं, और मैं यहाँ पे ना डेविल्स एडवोकेट हूँ, ज़ाहिर है कोई और सियासी जमात है नहीं, सो मैं आपका मौक़िफ़ ले रही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि चैरिटी के पैसे, चैरिटी का क्या के पैसे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी में आए हैं। मैं अभी तो आपको मैंने बड़ी तफसील से ब्रेक से पहले बताया था कि आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लें जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वहां पे इवेंट हुआ, वहां पे एक से ज्यादा वजह से पैसा रेस किया गया। इमरान खान का इवेंट एक अलग इवेंट था, डिनर के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया, उस लेक्चर के लिए लोगों से फी चार्ज की गई, और वो जाहिर है वो डोनेशन देना चाहते थे पीटीआई को, उसका मकसद यही था कि पीटीआई के डोनेशन के लिए वो इवेंट हो रहा है, वो पैसा यहाँ पर आया। बाकी जो पैसा चैरिटी के लिए रेस किया गया, वो जिस जिस चैरिटी के लिए था वो पैसा वहां पर भिजवा दिया गया। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। आसिफ की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि शौकत खानम का पैसा खा गया इमरान खान और उसने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लगा दिया, वो आपको झूठ याद है ना? उसका नतीजा ये निकला कि उस साल शौकत खानम की डोनेशन जो है वो रिकॉर्ड थी, तारीख में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ उस साल। तो इस किस्म का झूठ जो है लोगों को नजर आता है और समझ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब थोड़े से बैक फुट पे गए हैं, यानी कि ईसीपी के सामने जो एहतजाज की कॉल थी उसको चेंज किया। खान साहब बहुत जल्दी ऐसी बात मानते नहीं हैं। जो हुकूमत की तरफ से उनको कहा गया कि आप यहाँ नहीं आएंगे और वो नहीं आए, तो इसको लोग समझते हैं कि क्या बैक फुट पे गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अच्छा, पहली बात तो है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया से पूछे, उनको पहले बता दिया गया था कि सिर्फ वहां पे पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और बाकी जो मुजाहरा जो है वो, क्योंकि रेड जोन है वहां पर, इलेक्शन कमीशन का जहां दफ्तर है सामने सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वहां पर हम अवाम को नहीं बुलाएंगे, ये एक दिन पहले बता दिया गया था। चूंकि हमने बता दिया था तो शायद इसीलिए उसके बाद उन्होंने बड़ा दबंग बयान दिया और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, एक बहुत बड़ा ड्रामा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अगर आप बैकफुट समझ रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर, शायद मैं कहीं और मरीख में रहता हूं, मैं शायद पाकिस्तान में नहीं रहता, क्योंकि जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां पे तो हमें ये नजर आया कि इमरान खान ने इस सिटिंग गवर्नमेंट को टेक ऑन किया और 17 जुलाई को पंजाब की आवाम की मदद से शिकस्त फाश दी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत जो है वो छीन ली इस पीडीएम से। अच्छा, जो आपने अभी खुद भी इम्पोर्टेड हुकूमत का अभी बात की थी, और इम्पोर्टेड हुकूमत आप इसको इसलिए कहते हैं कि आप समझते हैं कि यूएस से ये रजीम चेंज का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ से स्पॉन्सर्ड था। तो आज आपके जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्यों मिले अमेरिकन एम्बेसडर से? अब आप लोगों को तो फिर नहीं मिलना चाहिए। आपकी मतलब सियासी जो आपकी एक हिकमत अमली है उसमें ये तज़ाद क्यों नज़र आता है? उससे पहले भी हमने देखा था कि आपके जो बाहर आपके एक यूएस में ओहदेदार हैं वो भी मिले थे और उन साहब से मिले थे, और कहा गया कि आपकी तरफ से ये मैसेज गया है कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, चलिए ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। अच्छा, ये इस किस्म के जो हैं वो बयानात तो हम अक्सर सुनते रहते हैं ना, मज़ाहिया बयानात जो है हम सुनते रहते हैं कि वो कमरे के अंदर जो है या तो ये कह रहे हैं कि ये उनसे मिले हुए जिन साहब के साथ मुलाकात हुई तो सब पता चल गया कि क्या हुआ था, वो छोड़े, वो एक प्राइवेट मुलाकात थी, वो पहले से क्लैरिफाई हो चुका है। जहां तक स्टेट टू स्टेट, रियासत से रियासत के ताल्लुकात होते हैं, जब तक रियासत दूसरे के साथ रिश्ता नहीं तोड़ देती,
हम भारत के साथ डीजीएमओ के, पाकिस्तान के फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की बराह रास्त कम्युनिकेशन लिंक होता है भारत की फौज के डीजीएमओ के साथ। तो रियासतें जब तक एक दूसरे के साथ ताल्लुक तोड़ नहीं देती तो रियासती ताल्लुकात जारी रहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त तक आपने कभी कोई कॉल सुनी कि इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ दो? लेकिन एक कुछ रिकग्निशन है। सहाफ़ी और कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो अमेरिका की एम्बेसी पाकिस्तान में वहाँ जो मुलाकातें, उनको आपने गद्दारी और साजिश कहा। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ इस वजह से कि वो अमेरिका की उसमें चले गए। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी आपके दोस्त ऐसे हैं जो वाज़े तौर पे जो काम करते हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनसे मुतसाद होते हैं। तो जो जो हमें गलत नज़र आएगा उसको तो हम गलत कहेंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चला गया था तो सिर्फ इस वजह से हमने कह दिया। जहाँ तक हमारी ओवरऑल पॉलिसी के बारे में आपका पोजीशन है, वो यही है, हम सारी दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं बशमूल अमेरिका के, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी करने को तैयार नहीं। अभी देखें ना, अभी हो क्या रहा है, अभी क्या तमाशा हो रहा है। ये अभी जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है, क्या हुकूमत ने जवाब दिया कि क्या पाकिस्तान की मर्जी से हुई थी? क्या ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में इस्तेमाल हुई? जवाब क्यों नहीं देते, बताते क्यों नहीं है आवाम के सामने? आप लोगों की भी तो मुलाकातें होती रही हैं ना, आप आर्मी चीफ DJSI के साथ जाके यूएस में वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकातें हुई हैं, वो लोग यहाँ पे आते रहे हैं। तो मतलब ये जो मुलाकातें हैं, ये जो सफारती, आप एक तरफ कहते हैं सफारती ताल्लुकात हम ख़त्म नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है स्टेट टू स्टेट अगर कोई डिसीजंस होते हैं तो उसमें उस पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका सारा जोर इन बातों पर रखना, यू थिंक इट्स अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर PTI? आपने आपने आधी बात मेरी उठाई और आधी इग्नोर कर दी, और उससे आपने, मैंने ये कब कहा कि सिर्फ मुलाकात करना? मैंने आपको पहले भी कहा था, सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी भी जाना कोई जरूरी नहीं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, आप वीजा लेने के लेकिन लिए अगली जाएं, बात का आपकी कोई एविडेंस होना चाहिए ना असद साहब, वो अजम्पशंस के ऊपर तो नहीं होता। मैंने आपको क्या, मैंने तो नहीं इल्जाम, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेरे पास कन्विक्शन है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जवाब देना, आए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये कोइंसिडेंस जो है, ये अजीब हुस्न इत्तेफाक नजर आ रहा है, तो जवाब तो दें, आए टीवी पे आगे बता दें कि नहीं, पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल हुई थी, पाकिस्तान का कोई मुआहदा नहीं हुआ है कि यहाँ से हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे, आके बता दें। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, यह सवाल पूछना भी जो है वो ठीक नहीं होता। नहीं, सवाल आप पूछ सकते हैं, और अब हमारे पास हुकूमत का नुमाइंदा जब आएगा हम यकीनन उनके सामने सवाल रखेंगे। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। नैब की तरमीम को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया, उसके ऊपर भी बड़ी आम समात है, और जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं 11, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो सारी जो लड़ाई है वो अदालतों के अंदर है, वो उसका क्या नतीजा पाकिस्तान की सियासत के लिए निकलेगा, कुछ इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, जो पहले अगर मैं 11 इस्तीफ़ों की बात कर लूँ, आपने वो चैलेंज इस बुनियाद पे किया है कि सारे मंजूर होने चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी यही पिटीशन है कि एक ही दिन एक ही तरीक़ेकार से सबने इस्तीफ़ा दिया था, तो ये स्पीकर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा इख्तियार है कि उसमें बंदर मांड करके अपनी मर्जी से कहे कि ये 11 मैंने करने और ये नहीं करने। सो वो बिल्कुल क्या है, लेकिन आपने एक ब्रेक से पहले एक आखिरी बात की थी, उसकी मैं तस्दीक कर दूं। आपने कहा था सारी लड़ाई जो है वो कोर्ट्स के अंदर हो रही है। ये जो एक गैर फितरी इम्पोर्टेड निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसकी हम हर फ्रंट के ऊपर इससे मुकाबला कर रहे हैं। अवाम के अंदर पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जलसे किसी ने नहीं किए जितने इमरान खान ने पिछले 3 से 4 महीने किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम को मोबिलाइज किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बैलेट बॉक्स के ऊपर मुकाबला किया, पंजाब के अंदर जिस वक्त इलेक्शन आया वहां पर मुकाबला किया, शिकस्त फाश दी वहां पर। अब ये जलसे जुलूसों से आगे कैसे निकलेंगे? आपने पहले 126 दिन का धरना दिया था। आपने कहा कोर्ट, अभी आप कह रहे हैं सिर्फ कोर्ट, अभी आप कह रहे सुन तो रहे तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जितनी भी फील्ड अवेलेबल है, हर फील्ड के अंदर चैलेंज करेंगे। मैं अगली बात आपसे कहने कि कोर्ट भी आपको नैब तरमीम के ऊपर यही बार बार सजेस्ट करिए कि आप पार्लियामेंट में वापस जाइए। वहाँ पे जब हो रहा था तो आपको वहाँ होना चाहिए था,
लेकिन चलिए जल से जुलूस की बात भी कर लेते हैं। आपने 126 दिन का धरना दिया था। अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई नो कि आपके बारे में बहुत बार ये रिपोर्ट हुआ है कि यू आर उन अमंग्स दोज सेन वॉइसेस इन पीटीआई के जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू मामला आगे बढ़ें। उसको करेक्ट भी कर दीजिए कि आपकी सोच है ऐसी और आपकी जमात क्या सोचती है। अच्छा, पहली बात तो पीटीआई की तमाम वॉइसेस सेन वॉइसेस हैं, चंद सेन वॉइसेस नहीं है। पीटीआई एक सेन जमात है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात जो है ना, कोई एक्सट्रीमिस्ट पागलपन की कैफियत तारी हुआ जो शिद्दत पसंद हो उसको नहीं मिलती। पाकिस्तान की गांव हो, शहर हो, किसी जुबान के बोलने वाले हो, किसी असद समाजी साहब, सारी तबके से जमातों में एक इंटेलेक्ट लेवल के लोग नहीं होते ना, तो जाहिर है वो कुछ लोगों की अप्रोच और हो। लेवल पे हो सकते जी हैं, जी। लेकिन ये कहना कि सेन ही चंद लोग हैं, ये तो वो टिपिकल हमारा पीडीएम की लैंग्वेज है। लेकिन जहां तक आप बात कर रही थी, बिल्कुल ये हम कई बार ये बात कर चुके हैं। मैं तो जाती तौर पे यकीन रखता हूं कि सियासी पार्टीज को आपस के सियासी मामला खुद तय करने चाहिए, और सियासी मामला तय करने के लिए आपको गैर सियासी कुव्वतों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। जहां तक इस हुकूमत से की बातचीत के बारे में है, वो पार्टी का स्टैंड, वो मेरा जाती स्टैंड नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है। और हम 3 महीने से 4 महीने से वही हमारा नुक्ता नजर है, और वो ये है कि हम इस हुकूमत के साथ इस बात पर बात करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में ये जो निज़ाम चल रहा है इससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। नहीं, लेकिन वो इस तरह के स्टेटमेंट्स जलसे जुलूसों में क्यों देते हैं? मतलब ये क्या ये एक्सट्रीम पोजीशंस और नहीं ये है? आप चाहती हैं वो चोरों के साथ बैठे? चोर साबित आप करते हैं ना, आपने पकड़े रखा बहुत सारे लोगों को। क्या आपका मुतालबा ये तो, उन्होंने तो ये कहा था कि चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, तो आपको इतराज इसमें क्या है? ले, चोरों के साथ बैठना लेकिन चाहिए। उन्होंने कहने से तो सारे लोग चोर नहीं हो जाते ना, जो लोग जो उन्होंने आपको तो इतराज, उन्होंने किसी का नाम लेके तो नहीं कहा कि मैं इस चोर के साथ नहीं, उन्होंने कहा मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपको इतराज है क्या इसके ऊपर? क्या चोरों के साथ बैठना चाहिए? क्या हमारे समाज, मुझे पता है कि हमारी तमाम समाजी अखलाक जो है वो नीस्तो नाबूद हो गई हैं पिछले 30 साल से। ये हराम के पैसे के ऊपर जो सियासत इस मुल्क के अंदर चली है उसने सत्यानाश करके रख दिया है। नहीं, तो लेकिन दहशतगर्दों क्या के साथ इसके बात बारे में करनी तफसील चाहिए। नहीं होनी चाहिए जी? दहशतगर्दों के साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ कब बैठना चाहिए? दहशत गर्दों के साथ सिर्फ उस वक्त बात करनी चाहिए कि वो किस तरीके से हथियार रखेंगे। दहशत गर्दों के साथ भी नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, जिस तरीके से हम हुकूमत की बात कर रहे हैं कि कोई मकसद होता है जिसके ऊपर बात की जाती है। जी, दुनिया के अंदर, तमाम दुनिया के अंदर दहशत गर्दों से भी बात की जाती है, लेकिन वो हमेशा कोई अच्छी अगर रियासत होती है तो वो बात सिर्फ इस बुनियाद पर करती है कि वो किस तरीके से अपनी दहशत गर्दी खत्म करके, हथियार उतार के आप माशरे का हिस्सा बनने को तैयार है, फिर बातचीत की जाती है। सारी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में भी हुआ है, आजकल भी हो रहा है। इस हुकूमत ने किया है और हमने उसको अपोज नहीं किया है। खान साहब को जब पहले हुकूमत मिली है वो खुद इन बात का 2-3 बातों को उन्होंने एतराफ़ किया है, जिससे ये लगता है कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर भी, किसी ने कहा तो मैंने लगा दिया, न्यूट्रल्स ने कहा, उन्होंने कहा ये न्यूट्रल है और मैंने लगा दिया। उन्होंने कहा मैं एजेंसियों को फ़ोन करके कानून साजी के ऊपर जो है वो मैं मदद लेता रहा हूँ। तो ऐसी क्या दोबारा से उनको हुकूमत मिलेगी तो कैसे ये यकीन कर लिया जाए कि वो खुद फैसले करेंगे और किसी के कहने पे फैसले नहीं कर रहे होंगे? पहली बात तो अभी जो आपने कहा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा वो फैसले नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने जो उनका जुमला दोहराया तो उसमें तो यही था कि किसी ने मशवरा दिया और मैंने मान के एंड में फैसला इमरान खान। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने देखा है 3.5 साल छोटी से बड़ी चीज के ऊपर, मैं उस वक्त भी कहता था और मैं आज भी कहता हूं, फैसला इमरान खान करता। सुन लेते थे, माननी है वो मान लेते थे, जो नहीं माननी वो नहीं मानते थे। इसमें ये किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए, फैसले इमरान खान करते थे। हाँ, ये जरूर है कि मुल्क का सारा जहाँ पे निजाम, असद साहब उनके खिलाफ बात आती है कि फराह गोगी ने ये रुकूम ली या बुशरा बीबी मुबैना तौर पर उनमें मुलव्वस थी, वहाँ पे आप लोग कहते हैं कि उनको कैसे पता हो सकता है। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप एक जगह एक सेकंड, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ, आपने किस चीज को किससे मिला दिया, तो कमाल ही कर दिया आपने। नहीं, या तो वो सब कुछ जानते हैं या वो कुछ नहीं जानते हैं, मतलब ये दोनों तरह की चीजें नजर आती है ना। ये बात हो ही नहीं रही थी कि वो सब जानते हैं या नहीं जानते। बात ये हो रही थी कि वो फैसले खुद करते हैं कि नहीं करते। ये कब बात हो रही थी कि वो जानते हैं या नहीं जानते? मैं आ जाता हूं, अभी आपने जो जुमला फेंका है मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूं। अच्छा, फैसलों पे बता दीजिए, उन्होंने आपको लगाया, आपको हटाया, किसी और को लगाया?
मैं वही आपको बता रहा था कि फैसले जो हैं वो खुद करते थे, इसलिए अगर अच्छा फैसला आखिर में साबित हुआ तो उसका क्रेडिट भी उनको है, और अगर अच्छा नहीं साबित हुआ तो वो भी उनको है। हाँ, ये जरूर है कि मुल्क का सारा निजाम वजीर आजम के कंट्रोल में नहीं चलता। हर चीज, चाहे कोई भी वजीर आजम हो, बशमूल इमरान खान के, हर चीज जो वजीर आजम चाहते हैं वो उसके मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे काम हुए, हुकूमत के अंदर रहते हुए हुए, जो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं थे, उनके फैसलों के मुताबिक नहीं थे। तो ये तो उसकी जरूर है, जिम्मेदारी किस पे है? सब वो खुद करते थे। तो उसकी जिम्मेदारी, जो गलत काम हो उनकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है या उन लोगों की है जो उनको मशवरे दे रहे थे? जो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो फैसला इमरान खान ने किया, मेरे ख्याल में तो इमरान खान उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है ना, किसी की बात सुन ली, सुनने के बाद आपने फैसला किया, ये उनकी है। लेकिन जो वो फैसला कर रहे हैं और उसके फैसले के बरखिलाफ काम हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी जाहिर है इमरान खान के ऊपर नहीं है। दूसरी जो आपने बात की, ये मैं 4 महीने से ये भी तमाशा सुन रहा हूं, वो केस क्यों नहीं करते यार? 4 महीने से टीवी टॉक शो से निकलती नहीं है फराग होगी की बात। वो करें केस, हमने कब रोका है? आए कोर्ट में लेके जाएं, अपने एविडेंस लेके जाएं, चलाएं केस। वो सिर्फ टॉक शो में जुमले कसने के लिए रखा हुआ। लास्ट आपसे बहुत ब्रीफ सा मुझे कमेंट चाहिए। कोई ऐसे इम्कानात पैदा हो सकते हैं कि आप लोग असेंबलियों में वापस आ जाएं? असेंबलियों में वापस जाके हमने करना क्या है जी? अब पाकिस्तान को नए इलेक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान को आपने इस शदीद तरीन बहरान से अगर निकालना है, और मैंने किसी और से, बाय द वे ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, सिर्फ तरीक इंसाफ की राय नहीं, किसी और शख्स से मैंने अभी तक ये कोई फॉर्मूला नहीं सुना है कि एक नए मैंडेट के अलावा कोई और तरीका है इस शदीद बहरान से निकलने का। अब नई असेंबलियां बनेंगी, उस असेंबलियों के अंदर जो भी इलेक्ट होके आएंगे, हम इलेक्ट होके आएंगे तो हम भी चले जाएंगे, कोई और इलेक्ट होके आएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया असद साहब। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो सियासी और कानूनी बहस है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आने वाले फ़ॉरेन फंडिंग केस की, उस पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, अगर हुकूमत मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाती है और हुकूमत के पाँव मजबूत होते हैं, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फ़ैसला और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सख्त हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें दोनों तरफ एक जैसा एतमाद नज़र आता है और दोनों तरफ के एतमाद की वजूहात भी आपने सुनी होंगी असद उमर साहब ने जो गुफ्तगू किया उस हवाले से जी। लेकिन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।